हुआन और बाकी लोग आखिरकार दुश्मनों की घेराबंदी को तोड़कर निकलने में सफल हो जाते हैं। बाकी बचे लोग अब मई फ्लावर कैंप की ओर बढ़ना चाहते हैं ताकि सेना से मिल सकें। लेकिन हुआन के पास अभी भी एक और बड़ी जिम्मेदारी है, अपनी बेटी को ढूंढना। वो अकेले ही लौटकर फिर से अपने दोस्त फावाली की गली में जाता है। उसे देखकर लगता है जैसे वहां अब लोग पहरा दे रहे हैं। शायद उन्होंने भी दुश्मन की मौजूदगी महसूस कर ली है। जैसे ही हुआन फावाली के घर पहुंचता है, घर के सभी लोग बेताबी से उसे अंदर बुलाते हैं। हुआन जैसे ही सोफे के पास पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बेटी जिसे वो इतनी मेहनत से ढूंढ रहा था, अब उसकी पत्नी की गोद में चैन से सो रही थी। वो कांपते हाथों से बेटी का चेहरा सहलाता है और पत्नी से पूछता है, तुमने उसे कहां पाया? इलियाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हमने नहीं, उसने खुद हमें ढूंढ लिया। अब जब सब लोग मिल चुके हैं, फावाली तय करता है कि अब सभी को समुंदर के बीच बने टापू की ओर निकल जाना चाहिए। मगर समस्या ये थी कि उनके पास सिर्फ एक गाड़ी थी और इतने सारे लोग उसमें समा नहीं सकते थे। इसी बीच एक पड़ोसी वहां आता है। असल में वो फावाली को स्वयंसेवी सुरक्षा दल में शामिल करने आया था। उसका कहना था कि इस गली के ज्यादातर लोग अब दुश्मनों का मुकाबला करने और अपने घरों की रक्षा के लिए तैयार हैं। मगर जब उसे पता चलता है कि फावाली जाने वाला है, तो वो बड़े दिल से कहता है, मैं तुम्हें एक पुरानी वैन दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हारा गैराज हमें बतौर बेस इस्तेमाल करने देना होगा। फावाली का मन भले ही भारी था, मगर वो जानता था कि यहाँ रुकना अब सिर्फ मौत को बुलावा देना है। आखिरकार वो सौदा मान जाता है। अगली सुबह हुआन और बाकी लोग अपना सामान समेटते हैं और 2 गाड़ियों में सवार होकर समुद्री टापू की ओर निकल पड़ते हैं। गली के लोग उन्हें शुभकामनाएं देकर विदा करते हैं, बिना यह जाने कि वो सब किस कदर तबाही के मुंह में जाने वाले हैं। फावाली पहले ही पूरा रूट प्लान कर चुका था। वो बंदरगाह तक सड़क से जाएंगे और फिर नाव से आगे बढ़ेंगे। मगर जैसे ही वे करीबी बंदरगाह पहुंचे, जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गहराई से भरा समुद्र अब पूरी तरह सूख चुका था। वहां की दर्जनों नावें कीचड़ में धंसी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें खिलौनों की तरह फेंक दिया हो। एक बूढ़ा मछुआरा अब भी उसी तरह बैठा है, जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन उसके पास रखी बाल्टी में एक छोटी मछली अब भी खुशी खुशी तैर रही है। गंजा लुकास अब बिल्कुल सफेद चेहरा लिए खड़ा है। समुद्र का अचानक पीछे हट जाना एक भयंकर सुनामी का संकेत है। सबको समझ आ जाता है कि ये कोई घबराहट में किया गया अनुमान नहीं है। वे तुरंत दिशा बदलते हैं। अब वो जानते हैं कि समंदर का टापू कोई विकल्प नहीं रहा। अब एकमात्र उम्मीद बची है, मई फ्लावर कैंप। रास्ते के दोनों ओर वाहनों की कतारें किसी लोहे के अजगर जैसी दूर तक फैली हुई थीं। तभी एक काली धुआं सबका ध्यान खींचता है। जब वे पास जाते हैं तो देखते हैं एक कार पलटी हुई है। ड्राइवर के हेलमेट पर गोलियों के निशान हैं। अब ये साफ हो जाता है, ये हमला किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि किसी अपने इंसान ने किया है। मगर हुआन अब इन सवालों पर सोचने की हालत में नहीं है। उसकी बेटी आना भले ही अब सुरक्षित लौट आई है, मगर अजीब बर्ताव कर रही है। उसे ये तक याद नहीं कि वो अपनी माँ तक कैसे पहुंची। इलियाना मानती है कि ये सब थकावट का असर हो सकता है और कुछ आराम से वो ठीक हो जाएगी। इसी दौरान वो एक बड़े सुपरमार्केट के पास से गुजरते हैं। अंदर लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो पिछले सुनसान रास्तों के मुकाबले बिल्कुल अलग माहौल दिखा रहा है। एक मध्यम उम्र का आदमी हुआन को बड़े प्यार से अंदर ले जाता है। वो बताता है कि ये इलाका सबसे बड़ा जीवित लोगों का ठिकाना है और यहाँ का भंडार सैकड़ों लोगों के लिए कई हफ्तों तक काफी है। एक लंबे समय बाद सबने मिलकर भरपेट खाना खाया। खाने के दौरान हुआन झिझकते हुए उस नक्शे में दिखे शव के बारे में पूछता है। तभी कुछ लोगों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। उन्हें पहले से ही खबर थी कि हाल ही में कुछ अपराधी आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं। शायद वो लोग जेल से भागे हुए कैदी हैं। हुआन ये सुनकर परेशान हो जाता है। कुछ तो है जो उसे सही नहीं लग रहा। उधर गंजा लुकास कुछ नौजवानों के साथ हंसी मजाक में मस्त है। वो कहता है कि शुक्रवार को वो थोड़ी शराब की तलाश में निकलेगा। आखिरकार आधा सुपरमार्केट छानने के बाद लुकास को अपनी पसंद की शराब मिल जाती है। जैसे ही वो एक घूंट लेने वाला होता है, सुपरमार्केट के पिछले दरवाजे से कुछ हलचल होती है। लुकास की भौहें सिकुड़ जाती हैं। अगली सुबह तेज कोलाहल ने हुआन को नींद से जगा दिया। वह भीड़ के साथ सुपरमार्केट के दरवाजे की ओर भागा। वह देखता है कि सभी लोग उत्साहित होकर आसमान की ओर देख रहे हैं। कई दिनों से चल रही जानलेवा बर्फबारी आखिरकार थम चुकी थी। बहुप्रतीक्षित सूरज की किरणें बादलों को चीरकर सफेद बर्फ की जमीन पर सोने जैसी रोशनी बिखेर रही थीं। युवा सबसे पहले सुपरमार्केट से बाहर निकली, गहरी सांस ली और सबकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। सब लोग जोश में सुपरमार्केट से बाहर निकलने लगे। चारों ओर जोरदार खुशी की आवाजें गूंज उठीं। फावाली ने तुरंत अपनी कंपास निकाली, मगर देखा कि दिशाएं अब पूरी तरह उलट चुकी हैं। इसका मतलब था आपदा अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी इलियाना घबराकर पूछती है, क्या किसी ने लुकास को देखा है? हुआन और बाकी लोग तुरंत सुपरमार्केट में उसे ढूंढने दौड़े।
मगर उन्हें बस एक शराब की बोतल मिली। लुकास कहीं नजर नहीं आया। अचानक एक कार जोर से ब्रेक मारती है और सुपरमार्केट के सामने रुकती है। उसमें से 3 हथियारबंद नकाबपोश उतरते हैं। बिना कुछ कहे वो सीधे हमला कर देते हैं। जब हुआन शोर सुनकर मौके पर पहुंचा, पूरी जगह पहले ही हड़कंप में बदल चुकी थी। सभी जीवित लोग बेतहाशा इधर उधर भाग रहे थे। इलियाना कांपती आवाज में बताती है कि उनकी बेटी आना अभी कुछ देर पहले ही बाहर खेल रही थी। हुआन के मन में तुरंत डर समा जाता है। उसे लगता है कि ये तीनों हमलावर आना के लिए खतरा बन सकते हैं। 3:30 तभी इलियाना एकदम युद्ध मोड में आ जाती है। उसने लगातार निशाना साधते हुए 2 हमलावरों को ढेर कर दिया। तीसरा हमलावर कहीं गायब हो चुका था। हुआन एक शव के पास गया, उसका नकाब हटाया तो देखा वो एक थकी हारी सी अधेड़ महिला थी। उसकी गर्दन में एक बच्चों का लॉकेट लटक रहा था। हुआन को एक ठंडी सिहरन महसूस होती है। एक मां निर्दोष लोगों पर हमला क्यों करेगी? तभी दूर से ट्रकों के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। कुछ सैनिकों की गाड़ियां सुपरमार्केट के सामने रुकती हैं और वो गायब लुकास उन्हीं ट्रकों में से एक पर खड़ा दिखाई देता है। फिर सभी बचे हुए लोग उन ट्रकों में बैठ जाते हैं और सेना के साथ मई फ्लावर कैंप की ओर रवाना हो जाते हैं। हुआन और बाकी लोग लुकास से पूछते हैं कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। लुकास सिर हिलाकर बताता है कि उसे कुछ याद नहीं, वो तो बस कुछ घूंट पीने के बाद सब कुछ भूल गया। बाद में सैनिकों ने उसे सड़क किनारे जगाया और कहा कि वे लोग मई फ्लावर कैंप से आए हैं। फिर वे उसे सीधे सुपरमार्केट ले आए। हुआन को यह सुनकर मन में अजीब सा शक होता है। उसे सब कुछ थोड़ा रहस्यमय लगता है, पर हुआन नहीं जानता कि कुछ किलोमीटर दूर एक सुरंग में इससे भी ज्यादा अजीब घटना घट रही थी। वो तीसरा हमलावर जो भाग गया था, बिल्कुल सामान्य हाव भाव के साथ कीड़ों के झुंड के बीच से गुजर रहा था, जैसे वो भी उन्हीं का हिस्सा हो। 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। 4:47 अब हुआन और बाकी बचे लोग मई फ्लावर कैंप में बस चुके हैं। कई युवा खुद ही लड़ाई की टीम में शामिल हो गए हैं ताकि पुनर्गठन की लड़ाई में योगदान दे सकें, और ज्यादातर बची हुई महिलाएं मेडिकल यूनिट में भेजी गई हैं, क्योंकि इस दुनिया में घायल कभी खत्म नहीं होंगे। फवाली को एक सैनिक कमांड रूम में बुलाता है। पता चलता है कि शीर्ष कमांडर को लुकास से पता चला है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनों का एक्सपर्ट है। अड्डे पर एक पुराना वायरलेस ट्रांसमीटर है जिसके लिए एक पेशेवर ऑपरेटर की जरूरत है, मगर फवाली अपनी खराब सेहत का हवाला देकर इस काम को ठुकरा देता है। वहीं कैंप के मैदान में हुआन 2 झगड़ते हुए दोस्तों को देखता है। 5:17 तभी उसे पता चलता है कि शीर्ष अधिकारी ने फवाली को एक मिशन दिया था। उसे शहर के केंद्र में जाकर एक ट्रांसमीटर चलाना था ताकि और बचे हुए लोगों को बुलाया जा सके मई फ्लावर कैंप में पनाह लेने के लिए। लेकिन फवाली जानता है कि शहर का केंद्र बहुत खतरनाक है। चाहे पूरी सैनिक टुकड़ी भी भेजी जाए, वो भी शायद वापस ना आ पाए। गंजा लुकास फवाली को स्वार्थी कहता है अगर ये योजना सफल हुई तो हजारों जानें बच सकती हैं। तभी सिग्नल टावर से सीटी की आवाज आती है। कुछ सैनिक ट्रक कैंप में दाखिल होते हैं और पता चलता है कि वे नए जीवित लोगों का एक और दल लेकर आए हैं। फवाली ने एक पुराना जानकार चेहरा देखा, वही पुराना पड़ोसी जिसने उन्हें आरवी मोटरहोम दिया था, मगर अब वो थका, कमजोर और टूट चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, सारे पड़ोसी मर चुके हैं, अब बस वो अकेला ही जिंदा है। रात को कुछ बचे हुए लोग चुपके से हुआन को जगाते हैं। ये वही लोग थे जो पहले उसके साथ बिल्डिंग से भागे थे। अब वो आधे युद्ध साथी जैसे बन चुके थे। नेता क्यांगो बिना लागल पेट कहता है उसे उम्मीद है कि हुआन वायरलेस स्टेशन सेटअप मिशन में साथ देगा। क्यांग बचपन से अपने पिता के साथ ट्रेन चलाता आया है। लोग सीधे ट्रेन से शहर के बीचों बीच जा सकते हैं। पूरी रात सोचने के बाद हुआन ने आखिरकार फवाली को मनाया। दोनों ने तय किया कि वे साथ मिलकर वायरलेस मिशन में शामिल होंगे। सुबह होते ही 20 से ज्यादा वॉलंटियर्स अपने परिवारों से विदा लेकर राफ्ट के जरिए नदी की धारा में बहते हुए निकल पड़े। रास्ते में कई मालवाहक विमान बादलों को चीरते हुए शहर की ओर जाते दिखे। सभी ने देखा तो हौसला बढ़ गया। इसका मतलब था कि सेना अब भी मुकाबला कर रही है और इंसानियत ने हार नहीं मानी है। रेल की पटरियों का पीछा करते हुए वे आखिरकार एक छोड़े हुए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। कुछ लोग बाहर सतर्कता ड्यूटी पर रुक गए, बाकी ने तुरंत ट्रेन को बख्तरबंद में बदलने का काम शुरू किया। इन्होंने लोकोमोटिव के आगे मोटी स्टील प्लेटें लगाईं और हमले की जगहों पर भारी मशीन ने फिट की। जैसे ही सब कुछ तैयार हो गया, सभी लोग ट्रेन में सवार होकर स्टेशन से रवाना हो गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दूर वाटर टावर पर एक क्लॉक पहनी औरत चुपचाप उन्हें देख रही थी। जैसे ही ट्रेन शहर के पास पहुंची, उन्हें दूर से दिखा कि रेल की पटरी एक छोड़े हुए वाहन से बंद हो गई है। लेकिन सभी पहले से तैयार थे। सभी ने सेफ्टी रोप से खुद को कस लिया। वे भयंकर टक्कर के लिए तैयार हो गए। ट्रेन गर्जन करती हुई तेजी से बढ़ने लगी। सब मिलकर राष्ट्रीय गान गाने लगे। लोहे का ये दैत्य बिजली की रफ्तार से हर बाधा को चीरता हुआ बढ़ा। मुड़ी तुड़ी धातु और टुकड़े उड़ते चले गए। ट्रेन ने जबरदस्ती रास्ता बना लिया।
जैसे ही धुआं छंटा, सभी ने हवा में हाथ उठाकर जश्न मनाया। वे आखिरकार टूटकर निकलने में कामयाब हो गए। ज्यादा दूर नहीं, ट्रेन शहर के केंद्र की ऊंची इमारत से कुछ 100 मीटर दूर रुक गई, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं था। अब वॉलंटियर्स को पैदल आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक गिरा हुआ मालवाहक विमान मिला। उनके मन में सवाल उठा, जब कीड़े उड़ नहीं सकते तो फिर इस विमान को किसने गिराया? लक्ष्य वाली इमारत पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने दल को 3 भागों में बांट दिया। तकनीकी दल उपकरण लेकर छत पर गया ताकि सिग्नल ट्रांसमीटर स्थापित किया जा सके। लड़ाकू दल ने बाहरी इलाके में रक्षा मोर्चा तैयार किया। 4 लोगों की एक और टीम को रास्ते में दिखे क्रैश हुए ट्रांसपोर्ट विमान की जांच के लिए भेजा गया। हुआन बेचैन होकर चारों ओर देखने लगा। पूरे शहर में अजीब सी खामोशी थी। इतने बड़े समूह का शहर के बीचों बीच घुसना, फिर भी कोई कीड़ा हमला नहीं कर रहा था। क्या कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? और जैसे उसकी आशंका सही साबित करने के लिए जांच दल को विमान के अंदर कई शक्तिशाली बम मिले, और विमान का लक्ष्य कोई बड़ी जगह नहीं बल्कि एक सामान्य सा स्पोर्ट्स हॉल था। जैसे ही वे हैरान हो रहे थे, सामने एक छोटा लड़का दिखा। जांच टीम स्वाभाविक रूप से पास पहुंची। तभी देखा कि पटरियों के दोनों ओर कई हथियारबंद सैनिक खड़े हैं। उधर इमारत की छत पर फावाली ने ट्रांसमीटर की सेटिंग पूरी कर ली थी। संचार अधिकारी ने गहरी सांस ली और प्रसारण शुरू किया। मानवता पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। उसने सभी बचे हुए लोगों से अपील की कि वे मई फ्लावर कैंप में आएं और मिलकर कीड़ों से लड़े। कैंप में मौजूद परिजन रेडियो से इस संदेश को पकड़ सके। पूरा कैंप उल्लास की गूंज से भर गया। लोग एक दूसरे से गले मिले, जैसे उम्मीद की किरण दिख गई हो। प्रसारण पूरा होने के बाद तकनीकी दल ने ट्रांसमीटर को हर 5 मिनट में स्वतः पुनः प्रसारित करने के लिए सेट कर दिया। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, किसी ने देखा कि दूर स्थित नदी किनारे का वही स्पोर्ट्स हॉल नीली रहस्यमय रोशनी से चमक रहा था। हुआन ने तुरंत अधिकारी से कहा कि वहां जांच टीम भेजी जाए, लेकिन अधिकारी का चेहरा नीला पड़ गया, क्योंकि पहले भेजी गई टीम अभी तक नहीं लौटी थी और अब अतिरिक्त लोग भी नहीं थे। रात गहराते ही हुआन और उसके कुछ दोस्त एक छोटी सी मेज पर ताश खेल रहे थे, लेकिन गंजा लुकास बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। ये रोजमर्रा में शांति से ताश खेलने वाला माहिर आज इतनी बड़ी गलती कर बैठा कि ताश के सबसे बुनियादी नियम तक भूल गया। जब सब लोग हैरान हो रहे थे, तभी लुकास अचानक उठा और अपने हाथ में छुपा चाकू साथी के पेट में जोर से घोंप दिया। जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो हुआन ने उसका पीछा किया और आखिरकार उसे छत के किनारे पर पकड़ लिया। इस वक्त लुकास दूर चमकते नीले रंग वाले स्टेडियम की ओर देख रहा था। अचानक उसने कहा, मेरा मिशन पूरा हो गया है। हुआन कुछ समझ पाता उससे पहले ही लुकास ने छलांग लगा दी और चांदनी रात में ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूद गया। हुआन और उसके साथियों ने बालकनी से झांक कर देखा। वहां दूर से बहुत सारे लोग उनकी तरफ आ रहे थे। तीनों घबरा गए और जल्दी से नीचे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचे, वो गश्त से लौटते मोटे आदमी से टकरा गए। जब वो कुछ कहने ही वाले थे, तभी वो मोटा आदमी जोर से चिल्लाया और तुरंत बहुत सारे लोग हुआन की तरफ दौड़ पड़े। हुआन भागते भागते और ज्यादा डर गया। काफी मुश्किल से वह एक ट्रेन के अंदर छुप पाया। कभी 20 से ज्यादा लोगों वाली उनकी टीम अब बस 5-6 लोगों की रह गई थी। कुछ तो अचानक दुश्मन बन गए, बाकी लुटेरों के हाथों मारे गए। अब वो लोग तुरंत कैंप लौटकर रिपोर्ट करने की सोच रहे थे। लेकिन हुआन की सोच अलग थी। उसे लगता है कि शायद उस नीली रोशनी वाले स्टेडियम में फिर से कुछ खतरनाक योजना बन रही है। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ तक कि उसकी बेटी भी उन लोगों में शामिल थी। वे सब ऐसे खड़े थे जैसे किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में हों, सीधे मैदान के बीच की ओर देख रहे थे, जैसे कि वे किसी देवता के अवतरण की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी हुआन को अचानक याद आया, मैंने ये दृश्य पहले भी देखा है, कुछ बड़ा होने वाला है। वह जैसे ही बोलता है, उस नीली रोशनी से एक विशाल जोरदार उंगलियों वाला हाथ बाहर निकलता है। वो हाथ लयबद्ध तरीके से हिलता है। कुछ लोग जैसे आदेश पाकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं और बाकी वहीं खड़े उस नीली रोशनी को घूरते रहते हैं। उस वक्त हुआन को आखिरकार सब समझ आ जाता है। वो कीड़े जैसी जातियां तो बस एक और उन्नत सभ्यता के स्काउट्स यानी अग्रिम दस्ते थे। असल में उन्हें सामने आने की जरूरत ही नहीं थी। बस जरा सी दूरी से पुनः संरचित ऊर्जा गिराकर, शहर को बंद करके और बचे हुए इंसानों को मानसिक रूप से नियंत्रित करके परग्रही प्रजातियां आसानी से धरती पर कब्जा कर सकती हैं। और वो तथाकथित मई फ्लावर कैंप असल में एलियन सभ्यता द्वारा रचा गया एक जाल था। उन्होंने उच्च सैन्य अधिकारियों को नियंत्रित कर लिया था और विद्रोही सेना के नाम पर बचे लोगों को वहां बुला लिया। ये सभी आने वाले लोग आखिरकार एलियन प्रजातियों के कठपुतली बन जाएंगे। हुआन की बेटी और उसका गंजा दोस्त लुकास पहले ही मानसिक नियंत्रण में आ चुके थे और हुआन के जहन में जो बार बार टूटे फूटे दृश्य आते हैं, वो इसलिए क्योंकि वह खुद शाश्वत कण यानी द इटर्नल एलिमेंट है, जो समय और स्थान के प्रवाह में यात्रा कर सकता है, जो बार बार अतीत में लौटता है। मूल कहानी में हुआन एलियन प्रजातियों से लड़ाई में पूरी तरह हार गया था। सभी लोग कठपुतली बन गए, सिर्फ वही अकेला जिंदा बचा। इसलिए वह समय में पीछे चला गया, एलियन आक्रमण की शुरुआत में उन्हें रोकने की आखिरी कोशिश में। लेकिन समय यात्रा की कीमत थी उसकी स्मृति खो जाना। ऐसा लगता है इस बार भी हुआन की बचाव योजना फिर से नाकाम हो गई। यही था द इटरनाउटा का पहला
सीजन। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया अगली कड़ी के लिए जुड़े रहे।